दोस्तों, बीच में क्लास छूट गया था, तो क्वेश्चन नंबर 22 से छूटा था पेपर में। तो अभी हम लोग 22 से देखेंगे। तो इनमें जो है भिन्न युग्म को चुनिए, चूज द पेयर विच इज डिफरेंट। तो डिफरेंट का चुनिए। इसमें जो है देखिए 14 में 2 का गुणा करके 5 जोड़ा गया है। 14 गुणे 2 प्लस 5 इक्वल टू 35 आया। उसी प्रकार 5 गुणे 2 प्लस 5 इक्वल टू 15 आया। तो 5 दूनी 10, 15, ये भी सही है। 9 गुणे 2 18 प्लस 5 ये 23 आया। 9 18, 9 गुणे 2 प्लस 5 मतलब 9 दूनी 18, 5 23 आया। फिर इसमें जो है 8 दूनी 16, 5 21 आएगा। तो यही डी वाला सही सुमेलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो एक कपास उद्योग में 600 पुरुष और 400 महिलाएं काम करती हैं, जिनकी प्रतिदिन औसत आय रुपया 255 थी। यदि एक महिला को पुरुष से 50 रुपए कम मिलते थे, तब एक महिला की दैनिक आय कितनी है? तो माना जो पुरुष की दैनिक आय है वह x है, तो महिला को पुरुष से 50 रुपए कम मिलते थे, तो पुरुष जो महिला की दैनिक आय होगी वह x माइनस 50 होगी। ठीक है। अब जो है पुरुषों की संख्या 600 है, तो 600 पुरुष को मिलने वाले आय कितना होगा? 600 गुणे x। तथा महिलाओं की संख्या कितनी है? 400। तो महिलाओं को मिलने वाले आय कितना होगा? 400 गुणे x माइनस 50। तो महिलाओं को चूंकि x माइनस 50 आय मिलता है, अब कुल संख्या कितना होगा? 600 पुरुष प्लस 400 महिलाएं मतलब 1000 होगा। यह एवरेज हो जाएगा। एवरेज कितना है? 255। ठीक है। अब इसी को हम हल कर लेते हैं। देखिए इधर 600 गुणे x प्लस 400 गुणे एक्स माइनस 50, 600 गुणे 400 1000 हो जाएगा 255। इसको हल करने पर जो हमें x की वैल्यू कितना मिलेगा? तो x की वैल्यू 275, यह पुरुष की आयु हुई, तथा महिला की जो आयु है यह 50 रुपए कम होगी। 275 में से 50 घटाएंगे तो 225 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अंकों की एक संख्या तथा इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर 36 है। उस संख्या के दोनों अंकों के बीच अंतर क्या है? तो दो अंकों की संख्या, मान लीजिए दहाई का अंक x, इकाई का अंक y, तो संख्या क्या होगी? 10x प्लस वाई। अब यहाँ देखिए 10x प्लस वाई, अब इनके अंकों को बदल देने पर मतलब x की जगह y कर दिया तथा y की जगह x कर दिया, तो इनको घटा देने पर तो 9x माइनस 9y इक्वल टू 36, x माइनस वाई इक्वल टू 4, अर्थात इनके संख्या के अंकों का अंतर जो है 4 आएगा। तो इसका ऑप्शन डी सही है। यदि एक भाषा में THEN को RALBS के रूप में कूट किया जाता तो AEPJ को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए जो है इधर जो है इसमें से जो है T मतलब एक में से 2 कम हो रहा है, फिर H में 4 जुड़ रहा है, फिर उसके बाद जो है 3 कम हो रहा है, फिर उसके बाद जो है N मतलब 5 जोड़ रहा है। तो उसी प्रकार AEPJ में अगर 2 कम करेंगे तो क्या होगा? तो अगर 2 कम करेंगे तो C आएगा, फिर E में जो है 4 जोड़ेंगे तो A आएगा, फिर P में 3 कम करेंगे तो S आएगा। तो इसका ऑप्शन C सही होगा। कंप्यूटर का क्वेश्चन, तो कंप्यूटर का क्वेश्चन नंबर 26, प्रोग्राम का प्रयोग, जो प्रोग्राम है प्रोग्राम का प्रयोग नेमोनिक कोड को मशीन कोड में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। पूछ रहा है किस प्रोग्राम का प्रयोग नेमोनिक कोड को मशीन कोड में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो असेंबलर, जो असेंबलर है असेंबलर का प्रयोग जो है नेमोनिक कोड को मशीन कोड में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन डी सही है। तो असेंबलर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसका प्रयोग नेमोनिक कोड को मशीन कोड में परिवर्तित के लिए होता है। डीबग कमांड उपयोगकर्ताओं को मेमोरी सामग्री की जांच करने, परिवर्तन करने और फिर कॉम एक्स और अन्य फाइल प्रकारों को निष्पादित करने की अनुमति देता है। C++ सॉफ्टवेयर निर्माण के लिए एक सामान्य प्रोग्रामिंग भाषा है। फोर्ट्रान का पूर्ण रूप फार्मूला ट्रांसलेशन है। यह एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। लेजर प्रिंटर संबंधित है, तो जो लेजर प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर किससे संबंधित है? तो लेजर प्रिंटर जो पेज प्रिंटर से संबंधित है। इसका ऑप्शन बी सही है। लेजर प्रिंटर का संबंध पेज प्रिंटर से है। लेजर प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है और इन्हें पेज प्रिंटर भी कहा जाता है। लेजर प्रिंटर एक हार्डवेयर
आउटपुट डिवाइस है जो आउटपुट को कागज पर प्रिंट करने के लिए लेजर और इलेक्ट्रिकल चार्ज मॉडल का उपयोग करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर जो है डॉट मैट्रिक्स और ड्रम दोनों है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स एवं ड्रम दोनों है। इम्पैक्ट प्रिंटर कवर पर एक स्याही वाले रिबन को दबाने के लिए किसी उपकरण का उपयोग करके एक चित्र बनाते हैं जिससे स्याही को पृष्ठ पर उसी आकार में रखा जाता है। ये प्रिंटर बहुत शोर पैदा करते हैं, लेकिन मल्टी पार्ट संरचनाओं के साथ काम करने की गुणवत्ता और क्षमता के कारण लोग अभी भी इनका उपयोग कर रहे हैं। डिजिटल कैमरा किस प्रकार का यंत्र है? पूछ रहा है कि जो डिजिटल कैमरा किस प्रकार का यंत्र है, तो यह जो एक इनपुट यंत्र है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। डिजिटल कैमरा एक हार्डवेयर उपकरण है जो तस्वीरें लेता है और छवि को मेमोरी कार्ड पर डेटा के रूप में संग्रहित करता है। यह ऑफलाइन इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग फोटो खींचने व स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें एक स्क्रीन होती है जिस पर खींचे गए फोटो को देख सकते हैं। तो एक टेक्स्ट की लाइन के आरंभ में किए जाने के लिए कुंजी दबाया जाता है। तो एक टेक्स्ट की लाइन के आरंभ में किए जाने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? तो टू मूव द बिगिनिंग ऑफ लाइन ऑफ ए टेक्स्ट द की, तो होम की दबाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, होम की। तो एक टेक्स्ट की लाइन के आरंभ में जाने के लिए होम कुंजी दबाई जाती है। कंट्रोल तथा होम कुंजी को एक साथ दबाने पर कर्सर वर्तमान पेज या डॉक्यूमेंट के आरंभ में चला जाता है। डेनिस रिची द्वारा सी भाषा को कब विकसित किया गया? तो डेनिस रिची द्वारा सी भाषा को 1972 में विकसित किया गया। इसका ऑप्शन सी सही है। डेनिस रिची ने सी भाषा को 1972 में विकसित किया था। यह एक सामान्य प्रयोजन प्रोग्रामिंग भाषा है। यह तीसरी पीढ़ी की उच्च स्तरीय भाषा है। इसे सिस्टम एप्लीकेशन बनाने के लिए विकसित किया गया है जो ड्राइवर, कर्नेल आदि जैसे हार्डवेयर उपकरण के साथ सीधे इंटरैक्ट करता है। प्रोसेसर की गति मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रोसेसर की गति मापने के लिए जो है क्लॉक स्पीड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो प्रोसेसर की गति मापने के लिए क्लॉक स्पीड का उपयोग किया जाता है जिसे चक्र प्रति सेकंड की इकाइयों में मापा जाता है। 3.5 गीगाहर्ट्ज से 4 गीगाहर्ट्ज तक की गति को आमतौर पर अच्छी प्रोसेसर की गति माना जाता है। तो वे शब्द जिसमें प्रोग्रामिंग भाषा को अपने उपयोग के लिए एक तरफ रख दिया गया है। पूछा कि वे शब्द जिसमें प्रोग्रामिंग भाषा को अपने उपयोग के लिए एक तरफ रख दिया गया है, तो वे शब्द कौन से है? तो वे शब्द जो है रिजर्व वर्ड है। तो रिजर्व वर्ड ऐसे वर्ड है जिसमें प्रोग्रामिंग भाषा को अपने उपयोग के लिए एक तरफ रख दिया गया, तो वो रिजर्व वर्ड है। तो रिजर्व वर्ड वे शब्द हैं जिससे प्रोग्रामिंग भाषा को अपने उपयोग के लिए एक तरफ रख दिया गया। प्रोग्रामिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर डेटा स्टोरेज इकाइयां हैं जिनका उपयोग किसी प्रोग्राम में डेटा को संग्रहित और पुनर्प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कमांड को एक अतिरिक्त सेट होता है जो कंप्यूटर द्वारा तब दर्शाया जाता है जब आप एक चयन करते हैं। तो पूछ रहा है कि जो सब मेनू कमांड है, सब मेनू कमांड एक अतिरिक्त सेट होता है जो कंप्यूटर द्वारा तब दर्शाया जाता है जब आप एक चयन करते हैं, तो इसे जो सब मेनू बोलते हैं। सब मेनू कमांड का एक अतिरिक्त सेट होता है जो कंप्यूटर द्वारा तब दर्शाया जाता है जब आप एक चयन करते हैं। डायलॉग बॉक्स एक अस्थायी विंडो है जिसे एप्लीकेशन उपयोगकर्ता इनपुट पुनः प्राप्त करने के लिए बनाता है। मेनू सेलेक्टिंग में विकल्पों की एक सूची शामिल होती है जिसे उपयोगकर्ता किसी कार्यवाही को पूरा करने में मदद के लिए चुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, प्रोग्राम में त्रुटि को क्या कहा जाता है? तो जो त्रुटि है, त्रुटि को बग कहा जाता है। इसका ऑप्शन ए सही है। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में बग कंप्यूटर प्रोग्राम में कोडिंग त्रुटि है। उपयोगकर्ताओं द्वारा ऐसा करने से पहले बग ढूंढने की प्रक्रिया को डीबगिंग कहा जाता है। कोड लिखे जाने के बाद डीबगिंग शुरू होती है। जब आप सूचना को कट या कॉपी करते हैं तो यह कहाँ जाती है? तो यह जो क्लिपबोर्ड में जाती है। तो जब आप सूचना को कट या कॉपी करते हैं तो यह क्लिपबोर्ड में चली जाती है। इसका ऑप्शन बी सही है। जब आप सूचना को कट या कॉपी करते हैं तो यह क्लिपबोर्ड में चली जाती है। क्लिपबोर्ड एक बफर है जो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम के भीतर और बीच में अल्पकालिक भंडारण और स्थानांतरण के लिए प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सी की को टॉगल की के रूप में जाना जाता है? पूछ रहा है कौन सी की को टॉगल की के रूप में जाना जाता है? तो जो कैप्स लॉक एवं नम लॉक है इसको टॉगल की के रूप में जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। तो कैप्स लॉक और नम लॉक
को टॉगल की के रूप में जाना जाता है। टॉगल की एक की जिसका उपयोग किसी फंक्शन को चालू या बंद करने या दो कार्यों के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है। कैप्स लॉक से सभी लेटर्स की को इनपुट को कैपिटल करना होता है, जबकि नम लॉक संख्याओं के लिए अक्षर कुंजी बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहला कंप्यूटर माउस किसके द्वारा बनाया गया था? तो पहला कंप्यूटर माउस जो है डगलस एंजल बर्ट द्वारा बनाया गया था, तो इसका ऑप्शन ए सही है। पहला कंप्यूटर माउस डगलस एंजल बर्ट ने बनाया था। यह एक इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। पहले कंप्यूटर माउस का विकास 1960 के दशक के शुरुआत में हुआ था। तो एक अस्थायी संचय क्षेत्र क्या है? जो सीपीयू से जुड़ा होता है और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए होता है। तो पूछ रहा है कि एक अस्थायी संचय क्षेत्र क्या होता है? जो सीपीयू से जुड़ा होता है और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए होता है। तो एक अस्थायी संचय क्षेत्र बफर होता है जो सीपीयू से जुड़ा होता है और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए होता है, यह बफर होता है। इसका ऑप्शन बी सही है। तो एक अस्थायी संचय क्षेत्र बफर होता है जो कि सीपीयू से जुड़ा होता है और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए होता है। रजिस्टर सीपीयू पर कम मात्रा का स्टोरेज उपलब्ध होता है जिसकी विषय वस्तु तक पहुंचना कहीं और उपलब्ध स्टोरेज से आसान होता है। प्रोसेसर रजिस्टर्स मेमोरी सोपान के शीर्ष पर होता है और सीपीयू के लिए डाटा तक पहुंचने का तीव्रतम तरीका होता है। द्वितीय जनरेशन की भाषाएं क्या होती है? तो द्वितीय जनरेशन की भाषाएं वे भाषाएं होती हैं जिनमें असेंबली भाषा होती है। तो द्वितीय जनरेशन की भाषाएं ऐसी भाषाएं होती है जिसमें असेंबली भाषा होती है। इसका ऑप्शन बी सही है। द्वितीय जनरेशन की भाषा असेंबली भाषा है। एक असेंबली भाषा एक प्रकार की निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उद्देश्य कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ साथ सीधे संवाद करना है। पहली पीढ़ी की भाषा मशीनी भाषा, तीसरी पीढ़ी की भाषा सी भाषा तथा C++ जावा तथा चौथी पीढ़ी की भाषा SQL आदि और पांचवी पीढ़ी की भाषा प्रोलॉग OPS 5 मर्क्यूरी आदि है। वार कोड पढ़ने वाले रीडर का उदाहरण क्या है? तो जो वार कोड है, वार कोड पढ़ने वाले रीडर का उदाहरण जो है इनपुट डिवाइस है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो बार कोड रीडर या बार कोड स्कैनर एक ऑप्टिकल स्कैनर है जो मुद्रित बार कोड को पढ़ सकता है और मौजूद डेटा को कंप्यूटर पर भेज सकता है। एक फ्लैट बेड स्कैनर की तरह इसमें ऑप्टिकल आवेगों को विद्युत संकेतों में अनुवाद करने के लिए एक प्रकाश स्रोत, एक लेंस और एक प्रकाश सेंसर होता है। यह एक इनपुट डिवाइस है। ओसीआर प्रकाश स्रोत के द्वारा जो ओसीआर प्रकाश स्रोत है इसके द्वारा शेप या आकार के कैरेक्टर्स को पहचानता है। तो जो ओसीआर है यह प्रकाश स्रोत के द्वारा शेप या आकार के कैरेक्टर्स को पहचानता है, तो इसका ऑप्शन बी सही। ओसीआर प्रकाश स्रोत की सहायता से अक्षरों के आकार शेप को पहचानता है। ओसीआर का विस्तृत रूप ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। यह चित्रों के अंदर के टेक्स्ट को पहचानने की एक व्यापक तकनीक है। इसका प्रयोग कई अनुप्रयोगों जैसे टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बीमा प्रीमियम आदि को पढ़ने में किया जाता है। तो विभिन्न खेलों गेम को विकसित करने के लिए कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है? तो पूछ रहा है कि जो विभिन्न खेलों या गेम को विकसित करने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो विभिन्न खेलों गेम को विकसित करने के लिए C++ भाषा का उपयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो C++ गेम विकास के लिए सबसे लोकप्रिय विकल्पों में से एक है। यह कुशल, तेज और मजबूत है। यह जटिल ग्राफिक्स, सुंदर इमेजरी और बड़ी मात्रा में डेटा का समर्थन कर सकता है। जावा और जावा स्क्रिप्ट वेब आधारित गेमिंग ऐप विकसित करने के लिए लोकप्रिय है। ट्रैक बॉल एक उदाहरण है। तो ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो जो ट्रैक बॉल है यह पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। इसका ऑप्शन बी सही है। ट्रैक बॉल एक कंप्यूटर कर्सर नियंत्रण उपकरण है जिसका उपयोग कई लैपटॉप, कंप्यूटर कीबोर्ड और कंप्यूटर माउस के पुराने संस्करणों में किया जाता है। ट्रैक बॉल का उदाहरण पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस स्क्रीन पर पॉइंटर कर्सर की गति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। कुछ मुख्य रूप से प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग डिवाइस है जैसे माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक आदि हैं। चेकों की बड़ी संख्या जो चेक है, चेकों की बड़ी संख्या को किसका उपयोग करके संसाधित किया जाता है? तो लार्ज अमाउंट ऑफ चेक इज प्रोसेस्ड बाय यूजिंग, तो यह किसका यूज करके प्रोसेस किया जाता है? तो यह MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का प्रयोग करके संसाधित किया जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। चेकों की बड़ी संख्या को
MICR का उपयोग करके संशोधित किया जाता है। MICR का अर्थ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। इसका उपयोग बैंक में चेक में नीचे छपे मैग्नेटिक इनकोडिंग संख्याओं को पहचानने और प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। टाइटल शीर्षक, टाइटल बार, रिबन, स्टेट बार, व्यूज और डॉक्यूमेंट वर्किंग प्रोग्राम के घटक है। तो यह जो है विंडोज के घटक है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। टाइटल शीर्षक बार, रिबन, स्टेट्स बार, व्यूज और डॉक्यूमेंट वर्किंग विंडो प्रोग्राम के घटक है। विंडो एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। फाइल ढूंढने वाला वैकल्पिक रूप एक्सप्लोरर कहा जाता है। वेबसाइट एक सार्वजनिक रूप से इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पेजों और संबंधित सामग्री का एक संग्रह है। स्टेट्स बार विंडो के नीचे दिखाई देता है। फाइल एक्सटेंशन किस लिए प्रयुक्त होते हैं, तो पूछ रहा है कि जो फाइल एक्सटेंशन है यह किस लिए प्रयुक्त होते हैं। तो फाइल एक्सटेंशन जो है आइडेंटिफाई द फाइल टाइप, फाइल के प्रकार की पहचान करने के लिए फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो फाइल एक्सटेंशन फाइल के प्रकार को पहचान करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। कंप्यूटर में किसी भी फाइल की पहचान के लिए कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी सुविधा के अनुसार फाइल को उसके प्रकार के अनुसार पहचान प्रदान करता है। इसे फाइल एक्सटेंशन कहते हैं। फाइल एक्सटेंशन 1, 3 या 4 अक्षरों का कोड होता है जो फाइल के नाम के अंत में दिखाई देता है और यह सूचना देता है कि यह फाइल किस प्रकार का उदाहरण है, जैसे .txt, .jpg, .docx, जो क्रमशः टेक्स्ट, पिक्चर और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश आ गया, रीअरेंज द वर्ड। तो अब जो है वर्ड को रीअरेंज करना है। तो एट द बॉर्डर, इंडियन टेरिटरी, आफ्टर फॉरेन, माइनर, फेस ऑफ, ट्रूप्स इंक्लूड। तो इसको जो है हमें रीअरेंज करना है, अर्थात मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो माइनर फेस ऑफ इंडियन टेरिटरी, माइनर फेस ऑफ इंडियन टेरिटरी एट बॉर्डर। तो इसका जो होगा माइनर फेस ऑफ होगा, मतलब पहले 4 होगा, माइनर फेस ऑफ एट बॉर्डर, तो 4 के बाद 1 होगा, माइनर फेस ऑफ एट बॉर्डर। फिर आफ्टर फॉरेन, माइनर फेस ऑफ एट बॉर्डर, आफ्टर फॉरेन, फिर 3 होगा, माइनर फेस ऑफ एट बॉर्डर आफ्टर फॉरेन, फिर ट्रूप्स इंक्लूड, फिर 5 होगा, फिर जो है 2 होगा इंडियन टेरिटरी। तो इसका मीनिंगफुल वर्ड होगा माइनर फेस ऑफ एट बॉर्डर आफ्टर फॉरेन, ट्रूप्स इंक्लूड इंडियन टेरिटरी। तो इसका ऑप्शन बी होगा, 4, 1, 3, 5, 2। तो माइनर फेस ऑफ एट बॉर्डर आफ्टर फॉरेन ट्रूप्स इंक्लूड इंडियन टेरिटरी। तो वेल्थ, ब्यूटी एंड द फेम आर, तो वेल्थ, ब्यूटी एंड द फेम आर ट्रांजिएंट, मतलब क्षणिक है। वेल्थ मतलब धन, ब्यूटी और फेम ये सब क्षणिक है। इसका ऑप्शन डी सही है, इसका अर्थ होगा ट्रांजिएंट। तो TRANSIENT, ट्रांजिएंट मतलब क्षणिक, अस्थायी। सीजलेस मतलब निरंतर, CEASELESS, सीजलेस मतलब निरंतर। परपेचुअल, PERPETUAL, परपेचुअल मतलब लगातार। कॉन्स्पिक्यूअस, CONSPICUOUS, कॉन्स्पिक्यूअस मतलब विशिष्ट। तो इसमें जो है सिनोनिम्स ढूंढना है, तो विस्टफुल, जो विस्टफुल है, विस्टफुल का सिनोनिम्स ईयरनिंग होगा। विस्टफुल मतलब उदास या चिंतित होता है, इसका सिनोनिम्स ईयरनिंग मतलब YEARNING, ईयरनिंग मतलब विषाद होता है। सिनिकल, CYNICAL, सिनिकल मतलब स्वार्थी या मानव द्वेषी। क्लमसी, CLUMSY, क्लमसी मतलब स्थूल, बेडौल। करप्ट, करप्ट मतलब भ्रष्ट। तो कंप्लीट द एनोलॉजी, जैसे कैटास्ट्रोफी है, जो कैटास्ट्रोफी का फियास्को, उसी तरह एनिग्मा, एनिग्मा मतलब क्या होता है, प्रति जो होता है प्रति प्रतिमूर्ति होता है, मतलब एनिग्मा मतलब। तो जो कैटास्ट्रोफी है, कैटास्ट्रोफी मतलब विनाश होता है, कैटास्ट्रोफी मतलब विनाश होता है। उसी तरह फियास्को मतलब असफल होता है। एनिग्मा, जो एनिग्मा मतलब पहेली होता है, जो एनिग्मा है इसका मीनिंग पहेली होता है। एनिग्मा मतलब पहेली, उसी प्रकार कनंड्रम का मतलब पहेली होता है, जिसका ऑप्शन बी सही है, कनंड्रम। तो जिस प्रकार कैटास्ट्रोफी का मतलब विनाश होता है, इसका सिनोनिम्स फियास्को, उसी प्रकार एनिग्मा पहेली होता है, पहेली का सिनोनिम्स कनंड्रम है। तो शी गोज टू वर्क एट
अनयूजुअल आवर्स, यहाँ वर्क क्या है, तो वर्क यहाँ नाउन है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, वर्क नाउन है। तो सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एट द गिवन ऑप्शन, तो जो डेटेरियोरेट है, DETERIORATE, डेटेरियोरेट मतलब बिगाड़ना, यह एक जो है करेक्ट स्पेलिंग है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। करेक्ट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम फ्रेज कीप एन ईयर टू द ग्राउंड का जो मीनिंग है, कीप एन ईयर टू द ग्राउंड मतलब स्टेइंग इन्फॉर्म्ड, मतलब सूचना में रखना, मतलब जानकारी में रहना, मतलब इंफॉर्मेशन बनाए रखना, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। कीप एट ईयर टू ग्राउंड मतलब स्टेइंग इन्फॉर्म्ड, जानकारी में रखना। तो एंटोनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड फेसिस्माइल, जो फेसिस्माइल है, फेसिस्माइल मतलब प्रतिकृति मतलब कॉपी, इसका एंटोनोनिम्स होगा एंटीथेसिस, तो जो एंटीथेसिस होता है मतलब विपरीत। तो ऑर्थोडॉक्स मतलब परंपरागत, फैंसी मतलब रोचक मनोहर, तथा क्लोन मतलब प्रतिरूप। तो ए पर्सन हु इज जस्ट स्टार्टिंग आउट इन अ फील्ड ऑफ एक्टिविटी मतलब टायरो नौसिखिया, ऐसा व्यक्ति जो अभी किसी फील्ड में स्टार्ट हुआ हो उसे टायरो या नौसिखिया कहते हैं, इसका ऑप्शन बी सही है। ए पर्सन हु इज जस्ट स्टार्टिंग आउट इन अ फील्ड ऑफ एक्टिविटी का एक शब्द टायरो या नौसिखिया होता है, साइनोसेर, जो CONNOISSUR, साइनोसेर मतलब विशेषज्ञ या पारखी, एस्ट्यूट मतलब चतुर या दक्ष, वेफ WAIF वेफ मतलब परित्यक्त। तो द डिजाइनर्स कंसिस्टेड मेनली ऑफ अर्थ टोन, जो डिजाइनर्स पैलेट यहाँ होगा, द डिजाइनर्स पैलेट कंसिस्टेड मेनली ऑफ अर्थ टोन्स, इसका ऑप्शन ए सही है। तो निम्नलिखित में से, अब हिंदी आ गया, निम्नलिखित में से तद्धित प्रत्यांत शब्द है, पूछ रहा है कि तद्धित प्रत्यांत शब्द क्या है, तो जो एकहरा है, एकहरा तद्धित प्रत्यांत है। एकहरा तद्धित प्रत्यांत शब्द है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यांत कहते हैं। जैसे एक यहाँ हरा लगा है, तो यह जो तद्धित प्रत्यांत है। गंगोर्मी में प्रयुक्त संधि है, जो गंगोर्मी है, गंगोर्मी में प्रयुक्त संधि गुण संधि है। गंगा प्लस उर्मी, गंगोर्मी, यह एक गुण संधि है। गुण स्वर संधि में अ या आ के बाद ई या ई आता है, उ या उ के बाद री आए, तो दोनों मिलकर ए ओ या अर्ब हो जाते हैं। जो लोक में संभव न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसे अलौकिक कहते हैं। तो जो लोक में संभव न हो उसे अलौकिक कहते हैं, इसका ऑप्शन सी सही है। जो लोक में संभव न हो वाक्यांश के लिए अलौकिक है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। विमल ताजा हरा अमरूद बेच रहा था, तो इसके लिए गुणवाचक विशेषज्ञ है। तो जो विमल है यह ताजा हरा अमरूद बेच रहा था, यह जो गुणवाचक विशेषज्ञ, विमल ताजा हरा अमरूद बेच रहा था, इस वाक्य में ताजा शब्द गुणवाचक विशेषण के रूप में प्रयुक्त है। जिस शब्द में संज्ञा का गुण दशा स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। पर्यायवाची शब्द युग्म है, तो जो पर्यायवाची शब्द यह किसका युग्म है, यह अवधि या वारिस का युग्म है पर्यायवाची शब्द। तो अवधि वारिस पर्यायवाची शब्द युग्म है। अवधि एवं वारिस समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। समुद्र के अन्य पर्यायवाची शब्द उदधि, जलधि, अर्णव, रत्नाकर, नदीस आदि है। शिक्षक ने छात्र को पुस्तक दी, रेखांकित पद में प्रयुक्त कारक क्या है, तो रेखांकित पद में प्रयुक्त कारक संप्रदान कारक है। तो शिक्षक ने छात्र को पुस्तक दी, इस वाक्य में रेखांकित पद में प्रयुक्त कारक संप्रदान कारक है। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप में संप्रदान कारक कहते हैं। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो जो विच्छेद है, विच्छेद शुद्ध वर्तनी है, विच्छेद शब्द की वर्तनी शुद्ध है। निरपेक्ष शब्द का शुद्ध वर्तनी निरपेक्ष, संवाद के जगह बिंदी होगा, संवाद होगा। तरुछाया शब्द के लिए वर्तनी तरुछाया है, मतलब कि यहाँ आधा च होगा। तो यह कोई नया काम नहीं है, मैं यह क्या है, तो इसमें यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसका ऑप्शन सी सही है। यह कोई नया काम नहीं है, इस वाक्य में यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। निम्नांकित में से तत्सम पुल्लिंग शब्द क्या है, तो जो वायु है, वायु तत्सम पुल्लिंग शब्द है, इसका ऑप्शन सी सही है। स का उच्चारण है, तो जो स का उच्चारण तालव्य है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। स का उच्चारण स्थान तालव्य है। स के उच्चारण जिह्वा तालु को स्पर्श करती है और हवा दोनों बगल से स्पर्श करके निकल जाती है, अर्थात स
तालव्य वर्ण है। दलाल स्ट्रीट कहाँ है? इकोनॉमिक्स जीके आ गया। पूछ रहा है कि जो दलाल स्ट्रीट है यह कहाँ है? तो जो दलाल स्ट्रीट है यह मुंबई में है, तो इसका ऑप्शन सी से। दलाल स्ट्रीट मुंबई भारत में है। यह भारत के वित्तीय केंद्र के रूप में प्रसिद्ध एशिया का सबसे पुराना और भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज है दलाल स्ट्रीट। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक निजी क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एक निजी क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो जो यूको बैंक है, यूको एक निजी क्षेत्र का बैंक नहीं है, जबकि नैनीताल, जम्मू एवं कश्मीर बैंक एवं कर्नाटक बैंक निजी क्षेत्र का बैंक है। निजी क्षेत्र के बैंक वित्तीय संस्थान है, वे हैं जिनका स्वामित्व और संचालन सरकार के बजाय निजी व्यक्तियों या निगमों द्वारा किया जाता है, जैसे नैनीताल बैंक, जम्मू एवं कश्मीर बैंक तथा कर्नाटक बैंक। ये बैंक अपने शेयरधारकों के लिए मुनाफा कमाने के उद्देश्य से काम करते हैं। निजी क्षेत्र के बैंकों ने लगातार मजबूत वित्तीय प्रदर्शन किया है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन एनटीपीसी संयंत्र गैस पर आधारित नहीं है? तो जो सिंगरौली है उत्तर प्रदेश, यह एनटीपीसी संयंत्र गैस पर आधारित नहीं है, जबकि अंता राजस्थान में और औरैया उत्तर प्रदेश एवं कवास गुजरात में यह एनटीपीसी गैस संयंत्र पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन सी सिंगरौली उत्तर प्रदेश यह नहीं है। तो सिंगरौली उत्तर प्रदेश एनटीपीसी संयंत्र गैस पर आधारित नहीं है। 1977 में स्थापित सिंगरौली संयंत्र कोयला आधारित संयंत्र है, जिसकी स्थापित क्षमता 2000 मेगावाट है, जिसमें 2000 मेगावाट की 5 यूनिट और 500 मेगावाट की 2 यूनिट, जबकि अंता राजस्थान में, औरैया उत्तर प्रदेश में तथा कावास गुजरात में गैस आधारित संयंत्र है। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? तो जो मानव विकास सूचकांक है इसका आधार क्या है? तो मानव विकास सूचकांक का आधार शिक्षा, रोजगार एवं जीवन शैली है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो मानव विकास सूचकांक का संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी होने वाली वार्षिक रिपोर्ट है, जो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय के मानकों के आधार पर प्रकाशित की जाती है। वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार 193 देशों की समूह में भारत का 134वीं रैंक है। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी के लिए प्रसिद्ध हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही है, फ्लूट। हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म जुलाई 1938 में प्रयागराज में हुआ था। वह एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। वर्ष 2000 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। चौरसिया हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला CWPRS कहाँ स्थित है? सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन CWPRS इज लोकेटेड इन, यह जो पुणे में स्थित है। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला पुणे में स्थित है, इसका ऑप्शन ए से। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र पुणे में स्थित है। इसकी स्थापना 1916 में तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी द्वारा एक विशेष सिंचाई सेल के रूप में की गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एस्बेस्टस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो पूछ रहा है कि भारत में एस्बेस्टस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। भारत में एस्बेस्टस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। एस्बेस्टस का उत्पादन बड़े पैमानों पर राजस्थान में उदयपुर, डुंगरू, अलवर, अजमेर और पाली जिला में किया जाता है। इसका उपयोग इंसुलेशन और बिल्डिंग इंसुलेशन में किया जाता है। कामाख्या मंदिर भारत में किस राज्य में स्थित है? तो कामाख्या मंदिर भारत में जो है असम राज्य में स्थित है, इसका ऑप्शन डी सही है। असम राज्य के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ये मंदिर तांत्रिक देवी देवताओं को समर्पित है। इस मंदिर के 51 शक्ति पीठों में गिना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के गर्भगृह हिंदू देवी शक्ति का पौराणिक गर्भ और योनि है। ये मंदिर काला जादू उतारने के लिए भी जाना जाता है। तो राज्यसभा के उपसभापति का चयन किसके द्वारा होता है? तो जो राज्यसभा है, राज्यसभा के उपसभापति का चयन जो है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा होता है, इसका ऑप्शन बी सही है। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का पद एक संवैधानिक पद है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के तहत किया गया है। राज्यसभा के उपसभापति के पद के लिए पहला चुनाव वर्ष 1952 में हुआ था। ट्रिप्स और ट्रिम्स किससे संबंधित है? तो जो ट्रिप्स और ट्रिम्स है यह WTO से संबंधित है, इसका ऑप्शन बी सही है। तो ट्रिप्स अर्थात बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापक व्यापार से संबंधित विश्व व्यापार संगठन WTO के सभी सदस्यों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी समझौता है, जो बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन के लिए वैश्विक
मानक निर्धारित करता है। ट्रिम्स अर्थात व्यापार संबंधी निवेश। ट्रिम्स पर उरुग्वे दौर का समझौता घरेलू उद्योग को विकसित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान के लिए कुछ शर्तों या प्रतिबंधों को संदर्भित करता है। अमीर खुसरो किस वाद्य यंत्र की खोज से संबंधित है? तो जो अमीर खुसरो है यह सितार से संबंधित है, इसका ऑप्शन ए सही है। अमीर खुसरो का नाम सितार और तबला वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है। खुसरो को तूतीय हिंद भी कहा जाता है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समय मुख्य राजकवि थे। इनका जन्म पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनमें से कौन सा भारतीय लोक नृत्य का रूप नहीं है? तो जो कथकली है, कथकली भारतीय लोक नृत्य का रूप नहीं है, जबकि घूमर, गरबा एवं डांडिया यह भारतीय लोक नृत्य का रूप है। कथकली लोक नृत्य नहीं बल्कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य का प्रमुख रूप है, जिसमें पुरुष नर्तक कलाकार रंगीन मेकअप करके परिधान और मास्क पहनकर विभिन्न कथा नाटक का मंचन करते हैं, जबकि घूमर, गरबा तथा डांडिया भारतीय लोक नृत्य है। किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो जो 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, इसका ऑप्शन डी सही है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई एक्ट 1934 के तहत वर्ष 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। वर्तमान में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। पहले गवर्नर ऑक्सबोर्न स्मिथ थे। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय रुपए का चिन्ह बनाया है? तो जो डी उदय कुमार है, डी उदय कुमार भारतीय रुपए का चिन्ह बनाया, तो इसका ऑप्शन सी सही है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बंबई से डिजाइन में स्नातकोत्तर डी उदय कुमार ने भारतीय रुपए का प्रतीक र को डिजाइन किया। इसे 15 जुलाई 2010 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। भारत में पहला रुपया शेरशाह सूरी द्वारा चलाया गया था। तो निम्नलिखित में से भारत का सबसे प्राचीन स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे प्राचीन स्टॉक एक्सचेंज है, इसका ऑप्शन ए सही है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 9 जुलाई 1875 को हुई थी। यह एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। भारत सरकार ने अगस्त 1956 में प्रतिभूति अनुबंध विनियमन अधिनियम के अनुसार इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता दी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई में है। तो कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है? तो जो बिमल मंदिर है, तेजपाल मंदिर है एवं वास्तुपाल मंदिर है, यह माउंट आबू पर्वत पर स्थित है, जबकि यह विश्वनाथ मंदिर है, यह जो वाराणसी में है। तो जो काशी विश्वनाथ मंदिर है यह वाराणसी में है, तो यही माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो श्री विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। 1780 में महारानी अहिल्याबाई द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया। माउंट आबू पर्वत राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, जहां बिमल मंदिर, तेजपाल मंदिर एवं वास्तुपाल मंदिर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पेट्रो रसायन से संबंधित है? तो जो कोयली है, कोयली पेट्रो रसायन से संबंधित है, इसका ऑप्शन सी सही है। पेट्रो रसायन विभिन्न रासायनिक यौगिकों के मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होते हैं। ये हाइड्रोकार्बन कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होते हैं। दिए गए विकल्पों में जो पेट्रो रसायन का संबंध कोयले से है। तो भारतीय डायमंड संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो भारतीय डायमंड संस्थान है यह सूरत में स्थित है, इसका ऑप्शन बी सही है। भारतीय डायमंड संस्थान सूरत गुजरात में स्थित है। यह हीरा जवाहरात आभूषणों के क्षेत्र में अधिगम का भारत सरकार द्वारा प्रायोजित स्वायत्त उच्च विद्यालय है। संस्थान की स्थापना 1978 में हीरे जवाहरात आभूषणों के क्षेत्र में अधिगम की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए की गई थी। परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से होता है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन के नियमानुसार परावर्तन के मुख्यतः दो नियम है। पहला, वह तल जिसमें आपतित किरण और अभिलंब सभी समान होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तित प्रकाश अपनी मूल आवृत्ति और गति को बनाए रखता है। जब प्रकाश की किरण किसी सतह के लंबवत आपतित होती है तो आपतन कोण शून्य हो जाता है। तो वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण होता है। तो वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण जो है कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण होता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि वे व्यापक दृश्य क्षेत्र के साथ दूर की वस्तुओं की एक सीधी आभासी पूर्ण आकार की छोटी छवि देती हैं।
इस प्रकार उत्तल दर्पण चालक को समतल दर्पण की तुलना में कहीं अधिक बड़े क्षेत्र को देखने में सक्षम बनाते हैं। मानव शरीर में रक्त के अलावा अन्य कौन सा द्रव परिसंचारी होता है? तो मानव शरीर में रक्त के अलावा प्लाज्मा द्रव परिसंचारी होता है। इसका ऑप्शन डी सही। रक्त एक संयोजी ऊतक है। यह एक तरल पदार्थ है जो ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की कोशिकाओं तक पहुंचता है और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालता है। मानव शरीर में रक्त के अलावा प्लाज्मा द्रव परिसंचारी होता है। वह रक्त नलिका जो रक्त को हृदय से पूरे शरीर में भेजती है वह है, तो वह जो है धमनी है। तो धमनी एक ऐसी रक्त नलिका जो रक्त को हृदय के से पूरे शरीर में भेजती है। धमनियां हृदय से शुद्ध रुधिर को ले जाने वाली लचीली नलियां या वाहिकाएं हैं जिनके द्वारा रुधिर अंगों में पहुंचता है। हृदय से निकलने वाली मुख्य महाधमनी जो वक्ष से होती हुई उदर के अंत तक पहुंचकर दो अंतिम शाखाओं में विभक्त हो जाती है। उत्तल लेंस को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस को जो अभिसारी या कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन ए सही है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। एक ऑप्टिकल लेंस आमतौर पर दो गोलाकार सतहों से बना होता है। यदि वे सतहें बाहर की ओर मुड़ी हो तो हम उस लेंस को उभयलिंगी लेंस या केवल उत्तल लेंस कहते हैं। ये लेंस बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है। तो उस नली का नाम बताइए जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। तो वह जो यूरेटर है। तो जो यूरेटर है यह वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। इसका ऑप्शन डी सही है। यूरेटर मूत्रवाहिनी नली वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। मानव उत्सर्जन तंत्र में कुछ अंग शामिल होते हैं जो शरीर द्वारा उत्पादित लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिका अम्ल और कचरे बाहर निकालते हैं। तो एक प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की किरणें सबसे अधिक मुड़ती हैं? तो जो बैगनी किरण है यह सबसे अधिक मुड़ती है। इसका ऑप्शन बी सही है, बैगनी। प्रकाश के पथ में तरंगदैर्ध्य विचलन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए लाल रंग सबसे कम विचलन करता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्ध्य अधिकतम होती है। बैगनी रंग सबसे अधिकतम विचलन करता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। प्लाज्मोडियम में प्रजनन के दौरान एक कोशिका की बहुत सी कोशिकाओं में विभाजन क्षमता को क्या कहा जाता है? तो बहुत सी कोशिकाओं की विभाजन क्षमता को बहुविखंडन या मल्टीपल फिजन कहते हैं। प्लाज्मोडियम में प्रजनन के दौरान एक कोशिका को बहुत सी कोशिकाओं में विभाजन क्षमता को बहुविखंडन कहा जाता है। मुकुलन के प्रक्रिया में एक छोटा जंतु जनक जीव पर पैदा होता है, समय आने पर जनक जीव से अलग हो जाता है। किसी कोशिका का दो भागों में विभाजित होकर दो नई कोशिकाओं का निर्माण करना द्विअंगी विखंडन कहलाता है। विद्युत शक्ति की इकाई को इसमें भी दर्शाया जाता है। तो विद्युत शक्ति की इकाई को किसमें दर्शाया जाता है? तो इसको जो है जूल प्रति सेकंड में दर्शाया जाता है। इसका ऑप्शन डी सही। वाट सेकंड, वाट घंटा या किलो वाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। विद्युत शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है। बायोफिल्म, जो ब्रायोफिल्म है, ब्रायोफिल्म में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? तो ब्रायोफिल्म में कायिक जनन जो पत्ती या लीफ के कारण होता है। इसका ऑप्शन बी सही है। ब्रायोफिल्म में कायिक जनन पत्तियों द्वारा होता है। ब्रायोफिल्म पौधों की पत्तियों के किनारों पर विशेष फूल होते हैं जो पत्तियों से अलग होकर जमीन पर गिर जाते हैं और विकसित होकर नया पौधा बन जाते हैं। यह क्रासुलेसी परिवार की एक वनस्पति प्रजाति है जो मेडागास्कर में पाई जाती है। तो जब चावल के पानी में आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें मिलाई जाती है तो विलयन का रंग नीला काला हो जाता है। यह चावल के जल में किसकी उपस्थिति का संकेत देता है? तो यह चावल में स्टार्च या मॉड की उपस्थिति का संकेत देता है। इसका ऑप्शन ए सही। स्टार्च की उपस्थिति के कारण चावल के पानी में आयोडीन विलयन की कुछ बूंद मिलाने पर विलयन का रंग नीला काला हो जाता है। रेटिना दृष्टिपटल में उपस्थित प्रकाश संवेदी कोशिकाओं जो प्रकाश की तीव्रता के प्रति संवेदी होती है वह जो कौन कोशिकाएं होती हैं? तो इसका ऑप्शन ये सही है। तो रेटिना दृष्टिपटल में उपस्थित प्रकाश संवेदी कोशिकाएं जो प्रकाश की तीव्रता के प्रति संवेदी होती है कौन शंकु कोशिकाएं कहलाती है। शंकु चमकदार रोशनी के प्रति संवेदनशील होती है और रंग देखने में सक्षम होती है। तो बाहर की वक्र वाली परावर्तन सतह वाले दर्पण को कहा जाता है। तो बाहर की वक्र वाली परावर्तन सतह को उत्तल दर्पण कहा जाता है। इसका ऑप्शन सी सही है। जिस दर्पण का परावर्तक तल बाहर की तरफ उभरा रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक तल अंदर की तरफ दबा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो जो है ये उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण ऐसे होता है। एक और पॉलिश की गई कांच की समतल प्लेट दर्पण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 99, पत्तियों की सतह से जलवाष्प के रूप में जल की हानि कहलाती है। तो पत्तियों की सतह से
जलवाष्प के रूप में जल की हानि जो है ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। इसका ऑप्शन सी सही है। वाष्पोत्सर्जन जल की वह हानि है जो पौधे के वायवीय भागों पर स्थित रंध्रों से जलवाष्प के रूप में होती है। दिन में वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है और यह अधिकतर पत्तियों से होता है। किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। एक दिए गए धातु के तार को एक दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो एक दिए गए धातु की तार की विद्युत प्रतिरोधकता इसके प्रकृति पर निर्भर करती है। तो हम जानते हैं R इक्वल टू रो इंटू यल अपान ये होता है। तो इसकी जो है किस पर निर्भर करती है? तो यह जो पदार्थ की प्रकृति पर। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। एक धात्विक तार का प्रतिरोध इसकी लंबाई के सीधे अनुक्रमानुपातिक होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 101, अमाशय की आंतरिक दीवारें निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचने के लिए सुरक्षित रहती हैं? तो अमाशय की आंतरिक दीवारें निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचने के लिए सुरक्षित रहती हैं? यह जो पित्त या बाइल से। तो इसका ऑप्शन डी सही है। पित्त के द्वारा अमाशय की आंतरिक दीवारें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचने के लिए सुरक्षित रहती हैं। पेप्सिन एक एंजाइम है जो भोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन को पचाने का काम करता है। दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है, अर्थात रियल इमेज होता है। इसका ऑप्शन ए सही है। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यह आभासी और सीधा बनता है। अवतल दर्पण किसी भी वस्तु की वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बन सकता है। समतल दर्पण का प्रतिबिंब पीछे बनता है, प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु के समान आकार का होता है। तो प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किस शताब्दी में भारत की यात्रा की थी? तो प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने 5वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। इसका ऑप्शन बी सही है। 5वीं शताब्दी की शुरुआत में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। फाहियान भारत बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रामाणिक प्रतियों की तलाश और बौद्ध मठों और मंदिरों के बारे में जानकारी लेने आया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था आधारित है। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था आधारित है कृषि पर। तो इसका ऑप्शन सी सही है, एग्रीकल्चर पर। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, जिसे व्यापार और वाणिज्य का भी समर्थन प्राप्त था। उस समय की मुख्य खाद्य फसल गेहूं और जौ थी। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान धात्विक मुद्राओं के उपयोग के बिना व्यापार और वाणिज्य का अत्यधिक विकास हुआ, क्योंकि उस समय का व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश गंधार स्कूल ऑफ आर्ट से संबंधित है? तो जो कुषाण राजवंश है, कुषाण राजवंश गंधार स्कूल ऑफ आर्ट से संबंधित है। इसका ऑप्शन सी सही है। कुषाण साम्राज्य के दौरान भारत में गंधार कला का विकास हुआ। कुषाण वंश का महान शासक कनिष्क वास्तुकला एवं कला का संरक्षक था। उसके शासनकाल में गंधार कला विद्यालय का विकास हुआ। गंधार स्कूल को ग्रीको इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट के रूप में मान्यता मिली। गंधार स्कूल यूनानियों की तकनीकी से बहुत प्रभावित हुआ। महमूद गजनी के भारत अभियान के दौरान उसके साथ कौन सा मुस्लिम विद्वान आया था? तो महमूद गजनी के भारत अभियान के दौरान उसके साथ अलबरूनी आया था। इसका ऑप्शन ये सही है। महमूद गजनवी 998 से 1030 ईस्वी तक गजनवी साम्राज्य पर शासन किया। महमूद गजनवी के पिता का नाम सुबुक्तगीन था। अपने शासनकाल के दौरान उसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन लूटना। उसके भारत अभियान के दौरान उसके साथ मुस्लिम विद्वान अलबरूनी आया था। तो मौर्य काल में प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल में प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र तक्षशिला था। तक्षशिला मौर्य काल में प्राचीन भारत का प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। यहाँ का विश्वविद्यालय प्राचीन विश्वविद्यालय में शामिल है। यह हिंदू एवं बौद्ध दोनों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। चाणक्य यहाँ के आचार्य थे। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में है। किस राजवंश ने वैशाली विश्व का पहला गणतंत्र की स्थापना की थी? तो जो लिच्छवी राजवंश है, लिच्छवी राजवंश ने वैशाली विश्व का पहला राजतंत्र की स्थापना की। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, लिच्छवी। तो भारत के ऐतिहासिक युग की शुरुआत वैशाली गणराज्य के लिच्छवी से हुआ। यह दुनिया का पहला गणराज्य था। वैशाली गणराज्य की स्थापना लिच्छवी संघ के शासकों ने किया। वैशाली 600 ईसा पूर्व का सबसे वैभवशाली गणराज्य था। हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स
हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स किसका मत था? तो हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स जो है कार्लिल का मत था। तो हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स का मत कार्लिल का था। तो निम्नलिखित में से कौन बौद्धों की एक पवित्र पुस्तक है? तो जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक बौद्धों की एक पवित्र पुस्तक है, इसका ऑप्शन सी सही। बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है। आगम जैन धर्म के विहित या धार्मिक ग्रंथ है। इन्हें मूलतः महावीर के शिष्यों द्वारा संकलित किया गया था। उपनिषद संस्कृत भाषा में लिखा गया है। उपनिषदों की संख्या 108। इसकी रचना वैदिक काल के ऋषियों ने की। वेदों का रचनाकार महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है वेदों के रचनाकार। महाबलीपुरम में चट्टानों से काटकर बनाए मंदिर को किस शासक के संरक्षण में था? तो ये किसके संरक्षण में बने थे? तो महाबलीपुरम में चट्टानों से काटकर बनाए मंदिर के संरक्षण किसके संरक्षण में बने थे? तो ये जो पल्लव राजा के संरक्षण में बने थे। इसका ऑप्शन सी सही है। तो महाबलीपुरम में चट्टानों से निर्मित दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में माना जाता है, जिसका संबंध 8वीं शताब्दी से है। इस मंदिर का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। इसे महाबलीपुरम का रथ मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पतंजलि किसके संकलन के लिए प्रसिद्ध है? तो जो पतंजलि है यह योग सूत्र के लिए प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन ए सही है। पतंजलि योग सूत्र के संकलन के लिए प्रसिद्ध है। पतंजलि का योग सूत्र योग के सिद्धांत और अभ्यास पर 195 भारतीय सूत्रों का संग्रह है। ऋषि पतंजलि द्वारा योग सूत्र को 400 ईस्वी से पहले संकलित किया गया था। तो हड़प्पा लोगों के घरों में कौन सी विन्यास प्रणाली का अनुसरण किया गया? तो जो हड़प्पा लोगों की जो घर है उसमें कौन सी विन्यास प्रणाली का अनुसरण किया गया है? तो हड़प्पा लोगों के घरों में जो है ग्रिड या जाली ग्रिड शैली विन्यास प्रणाली का अनुसरण किया गया। इसका ऑप्शन सी सही है, ग्रिड। तो हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन की मुख्य हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन की मुख्य विशेषताएं ग्रिड प्रणाली है। जल निकासी प्रणाली अच्छी तरह से विकसित सड़क प्रणाली थी और वे घर बनाने के लिए पकी हुई ईंटों का उपयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता वर्तमान भौगोलिक स्थिति में उत्तर पश्चिम भारत से लेकर उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक स्थित थी। मौर्य साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो मौर्य साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था। इसका ऑप्शन बी सही है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में महान राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करने के बाद की थी। कौटिल्य या चाणक्य चंद्रगुप्त के गुरु और सलाहकार थे। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। इसका ऑप्शन बी सही। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, जो रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 में रखाल दास बनर्जी ने किया था। महावीर जैन ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली? तो महावीर जैन ने अपनी अंतिम सांस पावापुरी में ली। इसका ऑप्शन सी सही है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। उनका जन्म वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ तथा माता त्रिशला थी। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया। पटना के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर जिरंभी ग्राम में साल वृक्ष के निकट उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। 72 वर्ष की आयु में पावापुरी से में 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई। रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच संधि कब और कहां हुई? तो रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच संधि अमृतसर में अप्रैल 1809 में हुआ। इसका ऑप्शन बी सही है। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई। उस समय लॉर्ड मिंटो प्रथम भारत का गवर्नर जनरल था। इस संधि के द्वारा सतलज पार की पंजाब की रियासतें अंग्रेजों के संरक्षण में आ गई और सतलज के पश्चिम में पंजाब राज्य का शासक रणजीत सिंह को मान लिया गया। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए हुआ था? तो यह जो भारत के भावी संविधान पर निर्णय लेने के लिए हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन जो है भारत का भावी संविधान पर निर्णय लेने के लिए आयोजित हुआ था। इसका ऑप्शन ये सही है। तो गोलमेज सम्मेलन 1930 से 1932 के दौरान भारतीय इतिहास में भारत के भविष्य के संविधान पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा बुलाई गई तीनों सत्रों में बैठक की एक श्रृंखला थी। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सैन्य विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सैन्य विद्रोह मेरठ में प्रारंभ हुआ था। इसका ऑप्शन डी सही। 1857 के सैन्य विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। यह 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ था और धीरे धीरे दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ में फैल गया। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध पहला महत्वपूर्ण विद्रोह
था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो बंगाल का विभाजन है यह 1905 में हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, सूरत विभाजन 1907 में हुआ था, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण 1911 में हुआ था। तो यह 1911 में हुआ था, यही सही सुमेलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी यही सही सुमेलित नहीं है। तो जो बंगाल विभाजन है, बंगाल विभाजन 1905 में, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, सूरत विभाजन 1907, भारत की राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण 1911 में हुआ था। चंपारण नील आंदोलन का नेता कौन था? तो चंपारण नील आंदोलन का नेता महात्मा गांधी थे, इसका ऑप्शन ये सही है। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान 1917 का चंपारण सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी द्वारा नेतृत्व किया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन था। बिहार के चंपारण जिले के काश्तकारों को ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा अपनी जोत के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया था। इसे 3 कठिया प्रणाली के रूप में जाना जाता है। स्वदेशी आंदोलन चलाने का तत्कालिक कारण क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन चलाने का तत्कालीन कारण लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया जाना था, इसका ऑप्शन ये सही है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत का तत्कालिक कारण लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन था। सरकार ने जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की। इसका बहिष्कार करने के लिए 7 अगस्त 1905 को कोलकाता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा हुई। निम्नलिखित में से कौन सा गरम दलीय नहीं था? तो जो गोपाल कृष्ण गोखले थे यह गरम दल के नहीं थे, जबकि बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल ढींगरा एवं उधम सिंह ये गरम दल के थे। भारत की स्वाधीनता संग्राम के दौरान कांग्रेस 1905 में सूरत अधिवेशन में 2 भागों में विभाजित हो गई। इसमें एक नरम दल था, दूसरा गरम दल के नेताओं के मुख्य रूप में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस थे गरम दल के, जबकि नरम दल के नेताओं के रूप में सरदार पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी जैसे नेता थे। ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था? तो ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, तो इसका ऑप्शन डी सही है, कैनिंग। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के बाद बंगाल का गवर्नर पद का नाम बदलकर गवर्नर जनरल रख दिया गया। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग से भारत सरकार अधिनियम 1958 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। वायसराय को सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था। इस प्रकार दोनों पद सर्वप्रथम लॉर्ड कैनिंग को प्राप्त हुए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, इसका ऑप्शन डी सही है। तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके संस्थापक मुख्य रूप से एवो ह्यूम थे। इसके पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। वर्ष 1917 में एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। तो आंदोलनकारी सभा अभिनव भारत की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आंदोलनकारी सभा अभिनव भारत की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी, इसका ऑप्शन डी सही है। तो अभिनव भारत समिति को ही यंग इंडिया सोसाइटी भी कहा जाता है। 1904 में अभिनव भारत की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा महाराष्ट्र में की गई थी। इनका पुराना नाम मित्र मेला था, जिसकी स्थापना 1899 में हुई। वर्ष 1952 में इस समिति को भंग कर दिया गया। कप्तान लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय सेना की महिला रेजिमेंट को क्या कहा जाता था? तो कप्तान लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय सेना की महिला रेजिमेंट को क्या कहा जाता था? तो जो है रानी झांसी की रेजिमेंट कहा जाता था महिला रेजिमेंट को, तो इसका ऑप्शन ये सही। कप्तान लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय सेना की महिला रेजिमेंट को रानी झांसी रेजिमेंट कहा जाता है। रानी झांसी की रानी रेजिमेंट का गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इस रेजिमेंट का मुख्य उद्देश्य जापानी सहायता से औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकना था। यूएनओ ने निम्नलिखित में से किस एक दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया? तो ये जो 2 अक्टूबर 2021 से 2 अक्टूबर को यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया, तो इसका ऑप्शन बी सही है। 2 अक्टूबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने की घोषणा की थी। यह दिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता, अहिंसा के दर्शन और रणनीति के अग्रदूत महात्मा गांधी का जन्मदिन था। निम्नलिखित में से कौन नरमपंथी नेता नहीं थे? तो जो बिपिन चंद्र पाल थे,
बिपिन चंद्रपाल गर्मपंथी नेता थे, जबकि फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं गोपाल कृष्ण गोखले ये लोग जो है नरमपंथी नेता थे। तो इसमें जो है बिपिन चंद्रपाल गर्मपंथी नेता थे। बिपिन चंद्रपाल नरमपंथी नेता नहीं थे। नरमपंथियों का मुख्य लक्ष्य लोगों को शिक्षित करके भारत में राजनीतिक संगठन को बेहतर बनाने पर था। भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण नरमपंथी सदस्य गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा मोहनलाल घोष थे। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में की थी। इसका ऑप्शन ए सही है। वर्ष 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में की थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश भारत में स्वशासन को बढ़ावा देना था। तो किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी को समाप्त करना था? तो जो छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी को समाप्त करना था। इसका ऑप्शन सी सही है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी को समाप्त करना था, जिसमें आर्थिक विकास, बेरोजगारी उन्मूलन, प्रौद्योगिकी क्षेत्रों का विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय आदि शामिल था। यह योजना इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित था। आर्थिक और सामाजिक योजना किस सूची में है? तो जो आर्थिक एवं सामाजिक योजना यह जो है कंकरेंट लिस्ट अर्थात समवर्ती सूची में। इसका ऑप्शन सी सही है। तो सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक नियोजन भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची के तहत समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किया गया, जो भारत की राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ भारत की केंद्र सरकार दोनों की संयुक्त भागीदारी है। पादप संख्या और उत्पादन के बीच के संबंध को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तो पादप संख्या और उत्पादन के बीच के संबंध को जो रिटेंशन कर्व प्रतिधारण चक्र के द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसका ऑप्शन सी सही है। पादप संख्या और उत्पादन के बीच के संबंध को प्रतिधारण वक्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। पादप विज्ञान अनुसंधान और वैज्ञानिक अध्ययनों को एक श्रृंखला को दिया गया शब्द है, जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि पौधों की अनुमानित 41,000 प्रजातियों का पता लगता है। बॉलगार्ड सेकंड किसकी एक विकसित किस्म है? तो जो बॉलगार्ड सेकंड जो है यह बीटी कपास की एक विकसित किस्म है। इसका ऑप्शन बी सही है। बॉलगार्ड सेकंड कपास की एक विकसित किस्म है, जिसमें 3 जीन शामिल किए गए हैं। इसे बीटी कहते हैं। सामान्य कपास की फसल पर इस हर्बिसाइड का उपयोग संभव नहीं है, क्योंकि यह कपास के पौधे और खरपतवार में अंतर नहीं कर पाता है। जीडीपी फैक्टर कास्टेज, तो कारक मूल्य पर जीडीपी क्या है? तो जो कारक मूल्य पर जीडीपी एनएनपी प्लस डेप्रिसिएशन अलाउंस है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो कारक मूल्य पर जीडीपी किसी देश में उसके सभी उत्पादन इकाइयों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और वस्तुओं की कुल मूल्य है। यहाँ परिकल्पित मूल्य में मूल्य ह्रास भी शामिल है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है 6 अगस्त 1952 को हुआ था। इसका ऑप्शन सी सही है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को योजना आयोग के समर्थन में राष्ट्र के प्रयासों और संसाधनों को मजबूत करने, संगठित करने और तेजी से विकास को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। प्रधानमंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। परिषद की बैठक सामान्यतः वर्ष में 2 बार होती है। अक्टूबर 1967 में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर परिषद का पुनर्गठन किया गया। भारत की स्वर्णिम क्रांति के जनक कौन है? तो भारत की स्वर्णिम क्रांति के जनक जो है डॉक्टर निरफक टूटेज है। तो जो डॉक्टर निरफक टूटेज है यह भारत की स्वर्णिम क्रांति के जनक है। इसका ऑप्शन बी सही है। भारत में 1991 से 2003 के बीच स्वर्ण क्रांति हुई और यह बागवानी, शहद और फलों के उत्पादन के क्षेत्रों में उत्पादकता में वृद्धि से संबंधित है। इस अनिवार्य कृषि आंदोलन का नेतृत्व करने में उनके अपार योगदान के कारण निरफक टूटेज को स्वर्ण क्रांति का जनक कहा जाता है। NRCHB 506 निम्नलिखित में से भारत के किस संकर फसल का निरूपण करता है? तो यह जो संकर सरसों का निरूपण करता है। इसका ऑप्शन सी सही है। NRCHB 506 हाइब्रिड भारतीय सरसों की किस्म है। इसकी पहचान वर्ष 2008 में की गई थी। इनके पौधों की ऊंचाई 180 से 205 सेंटीमीटर होती है। इनके पौधों में तेल की मात्रा 38.96 से 42.5% होती है। इनके परिपक्वता के दिन 128 से 148 होती है। प्रति व्यक्ति आय का मान पाने के लिए राष्ट्रीय आय को किसमें विभाजित करते हैं? तो राष्ट्रीय आय को जो है देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं। तो इसका ऑप्शन ये सही है। तो प्रति व्यक्ति आय वह धनराशि है
जो एक व्यक्ति विशेष भौगोलिक स्थान पर कमाता है, इसका उपयोग प्रति व्यक्ति मानदंड के आधार पर किसी क्षेत्र की औसत आय के निर्धारण के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। तो किस कालखंड को स्वर्ण क्रांति का कालखंड कहा जाता है? तो जो 1991 से 2003 का टेन्योर है, इसे स्वर्ण क्रांति का कालखंड कहा जाता है। इसका ऑप्शन सी सही है। 1991 से 2003 का समय भारत में स्वर्ण क्रांति का काल कहा जाता है। स्वर्णिम क्रांति का संबंध शहद के उत्पादन और बागवानी से है। यह भारत की महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियों का एक हिस्सा है। निरपक्ष टूटेज को भारत में स्वर्ण क्रांति का जनक माना जाता है। तो भारत में कृषि आय किस विधि द्वारा आकलित की जाती है? तो जो भारत है, भारत में कृषि आय जो निर्गत विधि आउटपुट मेथड द्वारा आकलित की जाती है। इसका ऑप्शन ए सही है। भारत में कृषि आय निर्गत विधि द्वारा आकलित की जाती है। भारत में कृषि आय ग्रामीण आबादी का एक प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा कृषि आय भारत में आय का प्रारंभिक स्रोत है। कृषि आय के लिए इस विधि में खेती से आय, कृषि भूमि से आय, भवन संरचना और उपकरणों के प्रकार शामिल है। रोलिंग योजना का क्या अर्थ है? रोलिंग प्लान रेफर्स टू प्लान विच। तो रोलिंग योजना ऐसा योजना है, वह योजना जिसमें लक्ष्य प्रत्येक वर्ष नहीं बदलता, इसका आवंटन हर वर्ष बदलता है। इसके आवंटन और लक्ष्य हर वर्ष बदलते हैं, केवल इसका लक्ष्य प्रत्येक वर्ष बदलते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है, रोलिंग योजना, सॉरी सी सही है। इसके आवंटन और लक्ष्य हर वर्ष बदलते हैं। तो चेंजेस इट्स एलोकेशन एंड द टारगेट्स एवरी ईयर, यह रोलिंग योजना है। तो रोलिंग प्लान 1978 से 1980 में पांचवी पंचवर्षीय योजना को निलंबित करने के बाद 1978 से 1983 अवधि के लिए जनता सरकार द्वारा शुरू की गई थी। रोलिंग प्लान के अनुसार प्रत्येक वर्ष योजना के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा और इस मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष एक नई योजना विकसित की जाए। कि भारत में लाल क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है। भारत में लाल क्रांति की शुरुआत 1980 के दशक के मध्य में विशाल तिवारी द्वारा की गई थी। इस क्रांति का उद्देश्य भारत में मांस और टमाटर के उत्पादन में वृद्धि करना था। देश की उन्नति के लिए पंचवर्षीय योजना को अपनाने के लिए अधिकरण है। तो देश की उन्नति के लिए पंचवर्षीय योजना को अपनाने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो देश की उन्नति के लिए पंचवर्षीय योजना को अपनाने के लिए अधिकरण राष्ट्रीय विकास परिषद है। सभी मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीए 5 साल की नीति को मंजूरी देने के लिए अंतिम प्राधिकारी 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई। निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो जो बिहार है, बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 लोग रहते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत के केंद्र शासित क्षेत्रों के उनके क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें जो है भारत के केंद्र शासित क्षेत्रों में उनके क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में पहले लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। भारतीय जनसंख्या के इतिहास में कौन से काल को एक बड़ी आगे की उछाल, एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड कहा जाता है? तो 1951 से 1961। तो भारतीय जनसंख्या के इतिहास में 1951 से 1961 के काल को जो है एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड कहा जाता है। इसका ऑप्शन सी सही। भारतीय जनसंख्या के इतिहास में 1951 से 1961 के काल को एक बड़ी आगे की उछाल और ग्रेट लीप फॉरवर्ड कहा जाता है। इस दौरान सर्वाधिक दशकीय वृद्धि 24.80% रही है। सबसे साक्षर भारतीय केंद्र शासित कौन सा है? तो सबसे साक्षर भारतीय केंद्र शासित कौन सा है? तो यह जो लक्षद्वीप है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे साक्षर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जिसका 51.8% है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नागर हवेली है, 76.2%। जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर किसमें अभिलक्षित होती है? तो जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर उच्च जन्म और निम्न मृत्यु दर में अभिलक्षित होती है। इसका ऑप्शन बी सही है। तो उच्च जन्म दर
और निम्न मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर होती है। यदि जन्म दर समान रहती है तो मृत्यु दर बढ़ती है। तो जनसंख्या का आकार कम हो जाएगा यदि जन्म दर बढ़ती है, और मृत्यु दर समान रहती है तो जनसंख्या का आकार बढ़ जाएगा। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो जो राजस्थान है, राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। तत्पश्चात मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क पूर्ण रूप से समशीतोष्ण अल्पाइन क्षेत्र में स्थित है? तो जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क है यह उत्तराखंड में है। यह पूर्ण रूप से समशीतोष्ण अल्पाइन क्षेत्र में स्थित है। तो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, तो इसका ऑप्शन डी सही है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान पूर्ण रूप से समशीतोष्ण अल्पाइन क्षेत्र में स्थित है। वर्ष 2002 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश में जनसंख्या का अभिलक्षण नहीं है? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश में जनसंख्या का अभिलक्षण नहीं है? तो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर जो है जनसंख्या का अभिलक्षण नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो किसी विकसित देश की जनसंख्या का अभिलक्षण निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर होता है, न कि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। एक विकसित देश निरंतर आर्थिक विकास और उच्च सुरक्षा स्तर वाला देश है। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड दुनिया के 3 सबसे विकसित देश है जिनका HDI स्कोर 0.96 है। किस काल में भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर देखी गई? तो जो 1911 से 1921 का काल था, इसमें भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर देखी गई। इसका ऑप्शन ए सही है। 1911 से 1921 में भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 1921 को जनसांख्यिकी विभाजन के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह एकमात्र जनगणना वर्ष है जब जनसंख्या वृद्धि में कमी आई थी। 1921 के बाद जनसंख्या में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति रही। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदायों की पहचान नहीं की है? तो जो हरियाणा है, हरियाणा में कोई जनजातीय समुदाय नहीं। इसका ऑप्शन बी सही है। हरियाणा में एक भी जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है, जबकि सबसे ज्यादा जनजातीय समुदाय मध्य प्रदेश में है। 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी में अनुसूचित जनजातियों की कोई आबादी नहीं है। भारत की जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? तो भारत की जनगणना 10 वर्ष बाद होती है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। भारत की जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष बाद की जाती है। भारत की दशकीय जनगणना 2011 तथा तक 15 बार आयोजित की जा चुकी है। यह हर 10 साल में की जाती है। भारत की पहली जनगणना 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई और 1881 में नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ। निम्नलिखित में से भारत का सबसे शहरीकृत राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे शहरीकृत राज्य गोवा है। तो गोवा 62.2% शहरी आबादी के साथ भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है। नगरीकरण का तात्पर्य जनसंख्या का ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण है। दूसरे स्थान पर 51.5% शहरी आबादी के साथ मिजोरम है। तो हरित गृह प्रभाव क्या है? तो जो हरित गृह प्रभाव क्या है? तो वैश्विक तापमान में वृद्धि हरित गृह प्रभाव। इसका ऑप्शन ए सही है। ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूर्य से निकलने वाली विकिरण ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित हो जाते हैं और अंतरिक्ष में परावर्तित नहीं होते हैं। यह पृथ्वी की सतह को सुरक्षित रखता है और उसे जमने से बचता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इनकी वजह से वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? भारत में जो 3 बड़े राज्य हैं वे राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। स्थल मंडल की अधिकतम गहराई कहाँ है? तो स्थल मंडल की अधिकतम गहराई जो है प्रशांत महासागर में है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर अमेरिका तथा एशिया को पृथक करता है। यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। प्रशांत महासागर की औसत गहराई लगभग 14,000 फीट है तथा अधिकतम गहराई लगभग 35,400 फीट है, करीब 10 किलोमीटर। प्रशांत महासागर की आकृति अर्धवृत्ताकार आकार की है। स्थल मंडल किसे संदर्भित करता है? तो जो स्थल मंडल है यह
पृथ्वी का पपड़ी संदर्भित करता है, इसका ऑप्शन बी से। पृथ्वी का सबसे बाहरी और ऊपरी परत स्थल मंडल से बनी है। यह वह स्थान है जहां पशु और जैव संसार प्रतिच्छेद करते हैं। महासागरों के महाद्वीप और तल स्थल मंडल के भीतर है। यह चक्र जल निकायों से बना है। चट्टानों और मिट्टी से बने पृथ्वी के ठोस खंड को स्थल मंडल के रूप में जाना जाता है। क्वार्ट्ज किन दो तत्वों का बना होता है? तो जो क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज ऑक्सीजन और सिलिकॉन का बना होता है, इसका ऑप्शन सी सही। क्वार्ट्ज सिलिकॉन और ऑक्सीजन तत्वों से बना होता है। यह शुद्ध अवस्था में रंगहीन होता है। हालांकि क्वार्ट्ज में विभिन्न अशुद्धियों की थोड़ी सी मात्रा ही कई प्रकार के ज्वलंत रंग उत्पन्न कर सकते हैं। क्वार्ट्ज द्वारा प्रदर्शित रंग पैटर्न और बनावट की प्रचुरता इसे सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली रत्न सामग्रियों में से एक बनाती है। निम्नलिखित में से कौन एक माइनर लघु प्लेट नहीं है? तो जो अंटार्कटिका प्लेट है, अंटार्कटिक प्लेट माइनर लघु प्लेट नहीं है। अंटार्कटिक प्लेट पृथ्वी की 7 प्रमुख प्लेट टेक्टोनिक सीमाओं में से एक है। आकार के संदर्भ में यह अफ्रीकी प्लेट से थोड़ा छोटा होने के कारण 5वां सबसे बड़ा है। यह सबसे दक्षिणी प्लेट है। कोकोस प्लेट, नाजका प्लेट अरेबियन प्लेट से छोटी प्लेट है। बहिर्जात बल किसे संयोजित होते हैं? तो जो बहिर्जात बल हो यह किसे संयोजित होते हैं? तो यह जो वायुमंडलीय क्रिया से संयोजित होते हैं, इसका ऑप्शन डी से। वे बल जो पृथ्वी के बाह्य भाग से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं या पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर उत्पन्न होते हैं, बहिर्जात बल कहा जाता है। बहिर्जात बलों की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप भूमि का क्षरण होता है। अपक्षय, द्रव्यमान क्षय, अपरदन और निक्षेपण मुख्य बहिर्जनित प्रतिक्रियाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक भूगोल में कार्टोग्राफी दर्शाती है? तो जो नक्शा बनाने की कौशल है इसे कार्टोग्राफी दर्शाती है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो मानचित्र कला किसी भौगोलिक क्षेत्र को आमतौर पर मानचित्र या चार्ट जैसी सपाट सतह पर रेखांकन द्वारा प्रस्तुत करते हैं। इसमें किसी भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिनिधित्व पर राजनैतिक, सांस्कृतिक या अन्य गैर भौगोलिक विभाजनों का अधिरोपण शामिल होता है। देशांतर के प्रत्येक 1 डिग्री पर स्थानांतरीय समय में कितना परिवर्तन होता है? तो स्थानांतरीय समय में 4 मिनट का परिवर्तन होता है, इसका ऑप्शन डी से। देशांतर के प्रत्येक डिग्री में 4 मिनट का समय का अंतर होता है। यदि ग्रीनविच 0 डिग्री में 12 बजे हैं तो 1 डिग्री मेरिडियन में 12:04 हैं। हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा का भाग है? तो हमारा सौर मंडल जो है मिल्की वे आकाश गंगा का भाग है। हमारा सौर मंडल मिल्की वे आकाश गंगा का भाग है। लैटिन शब्द वाया लैक्टिया से मिल्की वे नाम निकलता है, जिसका अर्थ मिल्की सर्कल है। अन्य ग्रहों, तारों और उपग्रहों के साथ साथ सौर मंडल आकाश गंगा के अंतर्गत आता है। पृथ्वी के लोग मिल्की वे को डिस्क के आकार के विन्यास के रूप में देख सकते हैं। भूकंप को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो भूकंप को जो है ट्रेमर के नाम से जाना जाता है, इसका ऑप्शन बी सही है। भूकंप जिसे क्वैक, ट्रेमर या टेम्बलर भी कहा जाता है। भूकंप प्राकृतिक रूप से मानव गतिविधियों जैसे खनन, फ्रैकिंग और परमाणु परीक्षणों से प्रेरित हो सकते हैं। भूकंप की तीव्रता और अवधि का पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। पृथ्वी की पपड़ी और आवरण के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? तो इसे जो मोह डिस्कंटिन्यूटी या मोह डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। पृथ्वी की पपड़ी और आवरण के बीच की सीमा को द बाउंड्री बिटवीन अर्थ क्रस्ट एंड द मेंटल की सीमा को, तो इसका ऑप्शन ए सही है, मोह डिस्कंटिन्यूटी। पृथ्वी की परतें लगातार एक दूसरे के साथ संपर्क करती हैं और परत तथा मेंटल का ऊपरी हिस्सा एक एकल भूगर्भिक इकाई का हिस्सा है। इसे स्थल मंडल कहा जाता है। पृथ्वी की पपड़ी और आवरण के बीच की सीमा मोह डिस्कंटिन्यूटी है। सीमा परत के नीचे पृथ्वी की तीसरी तथा अंतिम परत पाई जाती है, जिसे क्रोड कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण वल्कनीकरण का उत्पाद है? तो जो भू अभिनीत है गैसोलाइन, यह वल्कनीकरण का उत्पाद है। तो भू अभिनीत पृथ्वी की पपड़ी में एक बड़े पैमाने पर अवसाद है, जिसमें बहुत छोटी तलछट होती है। यह पृथ्वी की पपड़ी के अवतलन का एक रेखीय गर्त है, जिसके भीतर भारी मात्रा में तलछट जमा होती है। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक मात्रा में एल्यूमिनियम पाई जाती है। तो एल्यूमिनियम पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। इसका घनत्व अन्य सामान्य धातुओं की तुलना में कम है। इसका ऑक्सीजन के प्रति गहरा आकर्षण है और हवा के संपर्क में आने पर यह सतह का पर एक सुरक्षात्मक ऑक्साइड बनाता है। निम्नलिखित में से सबसे लंबा अक्षांश कौन सा है? तो जो 0 डिग्री अक्षांश है यह सबसे
लंबा अक्षांश है। तो भूमध्य रेखा अर्थात 0 डिग्री अक्षांश, जैसे ऐसे ऐसे जो 0 डिग्री अक्षांश होता है उसे क्षैतिज कहते हैं। तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री के अक्षांश पर केंद्रित है, अर्थात यह पृथ्वी की परिधि पर केंद्रित है। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी का आकार गोलाकार है, इसलिए भूमध्य रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण की दूरी को मापता है। अक्षांश रेखाएं जिन्हें समानांतर रेखाएं भी कहा जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा को क्या कहा जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री देशांत को 180 डिग्री अक्षांश को जो है अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा लगातार 2 दिनों या रातों को अलग करने के लिए जिम्मेदार है। यह प्रशांत महासागर के केंद्र से होकर गुजरती है। यह प्रधान मध्याह्न 0 डिग्री से 180 डिग्री पर स्थित है, जो यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनविच शहर से होकर गुजरता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा अन्य देशांतरों की तरह सीधी नहीं है। द्रव शीतलक और गर्म रखने वाले कपड़े जो मानव अंतरिक्ष के लिए सुरक्षा कपड़े होते हैं, वे किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किए गए थे? तो यह जो भारत के द्वारा विकसित किए गए थे, इसका ऑप्शन डी सही है। तो द्रव शीतलक और गर्म रखने वाले कपड़े जो मानव अंतरिक्ष के लिए सुरक्षा कपड़े होते हैं, वे भारत की अंतरिक्ष एजेंसी ने बनाया था। ये कपड़े अति संवेदनशील होते, ये कपड़े अति सुरक्षित और आरामदायक होते हैं। निषाद कुमार ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में खेल का रजत पदक, एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। मई 2021 में कैबिनेट की नियुक्ति में श्री रविशंकर किस पद पर? तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो किस देश का पिछले 7 सालों से रूस के साथ हथियार संघर्ष चल रहा है? तो यह जो यूक्रेन का। तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नवल प्रारूप का प्रक्षेपण परीक्षण कहाँ किया गया था? तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड की पहल कहाँ से आई है? तो ये जो है भारत से आई। तो एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड की पहल भारत से आई है। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। भारत के केंद्रीय नवीन और ऊर्जा मंत्रालय ने एक विश्व एक सूर्य ग्रिड की पहल लॉन्च की। इसकी घोषणा वर्ष 2018 में दूसरे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री द्वारा की गई। इस योजना में विद्युत आपूर्ति के लिए वैश्विक स्तर पर विद्युत उपभोक्ताओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। जेमी बर्न एक यंत्र है जो बड़े बंद क्षेत्र में कार्य करता है। तो यह जो है किसमें? तो यह जो है जीवाणुओं और विषाणुओं को मारता है और प्रदूषक गैसों का उदासीनीकरण करता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो जेरमी बैन एक यंत्र है जो बड़े बंद क्षेत्र में जीवाणुओं और विषाणुओं को मारता है और प्रदूषण गैसों का उदासीनीकरण का कार्य करता है और इन्फ्लुएंजा, पोलियो जैसे रोग उत्पन्न करने वाला प्रमुख विषाणु है। किस राज्य सरकार ने, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण उद्योग के उतार चढ़ाव की सहायता करने के लिए, तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। डीआरडीओ ने स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण कौन से तट पर किया? तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो ये जो ओडिशा के तट पर किया था। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो 2020 में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान सोसाइटी का नया अध्यक्ष कौन बना? तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। किस दिनांक से BS6 उत्सर्जन नियम प्रभाव में आ गए? तो यह जो है 1 अप्रैल 2020 से। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने घोषणा की कि 1 अप्रैल 2020 से BS6 उत्सर्जन मानदंड लागू किया गया और इससे वाहन प्रदूषण में भारी कमी आएगी। वर्तमान में BS4 और BS3 ईंधन पूरे भारत में उपलब्ध है। दुनिया की सबसे बड़े 2 पहिया वाहन निर्माता हीरो मोटरकॉर्प्स BS6 प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली 2 पहिया निर्माता बन गई है। भारतीय इंजीनियरों में 5 अप्रैल 2021 को विश्व का सबसे ऊंचे रेल पुल के चाप को पूरा कर एक इतिहास रचा। यह पुल किस नदी पर है? तो यह पुल जो है चेनाब नदी पर है। तो भारतीय इंजीनियरों ने 5 अप्रैल 2021 में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चेनाब ब्रिज चेनाब नदी पर भारतीय रेलवे द्वारा बनाया गया। चेनाब पुल की ऊंचाई नदी तल से 359 मीटर है। चेनाब पुल भूकंप और विस्फोट रोधी है। नफ्ताली बेनेट किस देश की प्रधानमंत्री बनी? तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। कौन सा देश वर्तमान में एक सैन्य जुंटा द्वारा शासित है? यह जो है म्यांमार है। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो म्यांमार आधिकारिक तौर पर म्यांमार संघ का गणराज्य है और इसे वर्मा 1989 का आधिकारिक नाम के रूप में भी जाना जाता है। यह दक्षिण पूर्व एशिया में एक देश है। वर्तमान में म्यांमार एक सैन्य जुंटा द्वारा शासित है। तो अर्जुन डैम नहर में
अब यूपी स्पेशल आ गया। तो अर्जुन डैम नहर से उत्तर प्रदेश के किस जिले को लाभ मिलता है? तो ये जो हमीरपुर जिले को लाभ मिलता है। तो अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले को लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त इसमें महोबा और बांदा जिले को भी लाभ प्राप्त होता है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? पूछ रहा है कि जो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है यह किस जिले में स्थित है? तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो उन्नाव जिले में स्थित है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, जिसका औपचारिक नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य रखा गया, यह उन्नाव जिले में स्थित है। यहाँ 250 से अधिक प्रवासी पक्षी जातियां प्राप्त होती। इस अभ्यारण्य की स्थापना 1984 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला मुख्य पदार्थ लाइम स्टोन या डोलोमाइट है, चूने का पत्थर या डोलोमाइट। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट, लौह अयस्क, तांबा, सीसा, जस्ता और हीरा प्रमुख है। इन खनिजों का उपयोग सीमेंट, स्टील, कागज सहित विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो यूरेनियम है, यूरेनियम झांसी में नहीं पाई जाती, यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। जबकि कोयला सोनभद्र में, सैंडस्टोन बालू मिर्जापुर में, सिलिकॉन बालू प्रयागराज में। तो कोयला जो है यह सोनभद्र में पाया जाता है, सैंडस्टोन बालू पत्थर मिर्जापुर में, सिलिकॉन बालू प्रयागराज में, लाल बलुआ पत्थर झांसी में तथा यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? तो उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त जो है बिशंबर दयाल थे। इसका ऑप्शन ए सही है। न्यायमूर्ति बिशंबर दयाल उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। उन्होंने सितंबर 1977 से सितंबर 1882 तक लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया। उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्रा हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत का पहला भारतीय कौशल संस्थान स्थापित होने जा रहा है? तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर देश का पहला भारतीय कौशल संस्थान निर्माण शुरू हो गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे का समर्थन करने के लिए एरो स्पेस और रक्षा क्षेत्र के लिए स्थानीय युवाओं को सशक्त बनाना है। तो कौन सही सुमेलित है? तो जो सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य है यह हरदोई जिला में यही सही सुमेलित है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो जो वखीरा वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य है यह जो संत कबीर नगर में, ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य गौतम बुद्ध नगर, सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई जिला तथा महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर में है। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली में है। तो इसका ऑप्शन ये सही है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसे चंद्रप्रभा के नाम से भी जाना जाता है, यह उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। यह सुंदर पिकनिक स्थल और झरने आदि मौजूद है। यहाँ पर ब्लैक डग, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर और शाही जैसे जानवर प्रमुख रूप से है। तो सुराहा ताल एक झील है। तो सुराहा ताल एक चाफ झील है, ऑक्सबो। भारत के उत्तर प्रदेश में बलिया जिले में स्थित सुराहा ताल झील एक प्राकृतिक गोखुर झील है। यह एक अंडाकार आकार की झील है जिसका क्षेत्रफल 34.32 किलोमीटर स्क्वायर है, लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गंगा नदी द्वारा निर्मित है। 1991 में इसे पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। तो निचली गंगा नहर कहाँ पर गंगा से निकलती है? पूछ रहा है कि जो निचली गंगा नहर है यह कहाँ पर गंगा से निकलती है? तो जो निचली गंगा नहर है यह नरौरा से निकलती है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो निचली गंगा नहर उत्तर प्रदेश की नहर है। यह नहर बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान से निकाली गई है। इसका निर्माण 1872 में प्रारंभ हुआ और 1878 में समाप्त हुआ। इस नहर द्वारा बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कानपुर जिलों में सिंचाई की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो जौनपुर है, जो जौनपुर के किनारे सई नदी नहीं है, जौनपुर के किनारे गोमती नदी है। तो जो गोमती नदी यह जौनपुर के किनारे नदी है। जबकि बिठूर गंगा नदी के किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे और कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे है। बिठूर गंगा नदी, गोरखपुर राप्ती नदी, जौनपुर गोमती नदी एवं कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे है। तो यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए गए हैं? तो जो यूरेनियम है यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम मुख्य रूप से ललितपुर जिले में पाया जाता है। यूरेनियम प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की पपड़ी में पाया जाता है। भारत में यूरेनियम मुख्य रूप से झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्यों में पाया जाता है। लाल मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? तो जो लाल मिट्टी है,
लाल मिट्टी जो है मिर्जापुर और झांसी में पाई जाती है। इसका ऑप्शन सी सही है। लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यतः झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र के साथ साथ प्रयागराज जिले के करछना और मेजा तहसील में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो जो अभ्रक है, अभ्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, जबकि चूने का पत्थर जिप्सम एवं बॉक्साइट उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अभ्रक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता। चूने का पत्थर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र और वाराणसी जिले में पाया जाता है। बॉक्साइट मुख्य रूप से यूपी के बांदा और चंदौली जिलों में पाया जाता है। अभ्रक मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है। तो दोस्तों आज जो है आरओ का जो है क्वेश्चन पेपर फिनिश्ड हुआ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो आप इसको सब्सक्राइब करिए। यहाँ जो है मंडे टू सैटरडे घटना चक्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेटेस्ट 2025 का सॉल्व करवाया जा रहा है और प्रत्येक संडे को इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ या किसी अन्य एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया जाता है ताकि आप संडे को प्रैक्टिस कर सकें सभी सब्जेक्टों का मिक्सचर वे में। तो ओके, थैंक यू, बाय।